हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए या आरएनए स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से डीएनए की एज एन जेनेटिक मटेरियल एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया गया था उसको, और उसके बाद हमने देखा था कि जो डीएनए है उसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो हेलिकल स्ट्रक्चर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए की कंपोजिशन की, तो हमने जैसे बताया था कि जो डीएनए रहता है वो मेजरली 3 मॉलिक्यूल्स का बना होता है: शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले अगर हम शुगर की बात करें, इन डीएनए पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए पोजेस राइबोज शुगर। जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हमारा होता है डीएनए, एक हमारा होता है आरएनए। इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। तो जो डीएनए रहता है उसके अंदर जो शुगर होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और जो हमारा आरएनए रहता है उसके अंदर जो हमारा शुगर रहता है वो कैसा होता है? राइबोज शुगर। दूसरा, राइबोज शुगर कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द टू पोजिशन। डीऑक्सीराइबोज लैक ऑक्सीजन एंड सिंपली हैज ए हाइड्रोजन। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो जो राइबोज शुगर होता है उसके अंदर हमारा 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर रहता है। ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं वो हमारे कितने रहते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम राइबोज की बात करें, तो जो ये हमारी यहाँ पे सेकंड पोजीशन रहती है कार्बन की। अभी आपको यहाँ पे एक ध्यान बात में रखनी है कि जो हम डीएनए या फिर आरएनए के स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर जब हम शुगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें जो हमारे कार्बन होंगे उनको हम, उनकी जो पोजीशन होगी जैसे कि 1 2 3, उनको हम 1 प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम इस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इनको क्या लिखा है, ये फर्स्ट प्राइम हो गया, ये सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। अब ये जो हमारी सेकंड प्राइम पोजीशन रहती है राइबोज के अंदर, यहाँ पे इसके पास क्या होता है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। ये हमारा कौन सा होता है? राइबोज, जो कि हमारे आरएनए की सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज की, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड प्राइम कार्बन रहता है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होके यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन मिलता है हमें, ठीक है। तो इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस रहता है शुगर के अंदर, तो राइबोज के अंदर हमारे सेकंड प्राइम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो हमारा डीऑक्सीराइबोज होता है वहां पे हमारा, अब नाम से भी आप देख सकते हो डीऑक्सी, डी का मतलब क्या होता है? रिमूव, और ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन। तो यानी कि हमारा डीऑक्सी हो गया, यानी कि हमारा जो यहाँ पे ऑक्सीजन था वो यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? हाइड्रोजन। तो जो डीऑक्सीराइबोज रहता है उसके अंदर जो सेकंड प्राइम पोजीशन होती है वहां पे सिर्फ हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है, जो हमारा राइबोज होता है वहां पे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। अब अगर हम इनके केमिकल नेम की भी बात करें, तो ये हमारा बीटा टाइप का रहता है जो राइबोज शुगर रहते हैं या फिर डीऑक्सी राइबोज होंगे। बीटा टाइप का मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है ये, इसके अंदर जो हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो ऊपर की तरफ होता है तो वो हमारा क्या होता है? बीटा। और अगर ये नीचे की तरफ होता तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा। लेकिन हम दोनों में देख सकते हैं हमारा राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज, इनके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए ये हमारे दोनों कौन से होंगे? बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम भी जैसे बीटा 2 प्राइम डीऑक्सी, यानी कि जो डीऑक्सी हुई है वो किस पोजीशन पे हुई है? सेकंड प्राइम कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं, और ये हमारे दोनों कैसे होंगे? डी राइबोज, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हमारे मेजरली दो क्लास में डिवाइड रहते हैं। पहली हमारी होती है प्यूरिन और एक हमारा होता है पिरिमिडिन। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, तो जो हमारा प्यूरिन रहता है वो हमारी डबल रिंग स्ट्रक्चर रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक प्यूरिन रहता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की रहती है। तो ये हमारे कितने हो गए? 2 रिंग स्ट्रक्चर हो गई। और इसके अंदर जो टोटल हमारे लिंक होंगे वो कितने हो गए? 9, ठीक है। 9 मेंबर हो गए ना इसके अंदर, 1 2 ये हमारी लिखी हुई है, 9 मेंबर हो गए। और इसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन हमारे कितने हैं यहाँ पे? एक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे, 7 पे और 9 पे। तो हमारे कितने नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे? 4 नाइट्रोजन हो गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन में क्या है? हमारी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी 2 रिंग थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन देखें तो वो कितनी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे और थर्ड पे। तो यहाँ पे हमारे 2 नाइट्रोजन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं? 6 है। देन उसके बाद
ये हमारी डबल रिंग हो गई, ये हमारी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब जो प्यूरिन रहते हैं वो हमारे मेजरली दो टाइप के रहते हैं, या तो एडेनिन होते हैं या फिर ग्वानिन। तो यहाँ पे हमने इनकी स्ट्रक्चर बताई हुई है, एक हमारा एडेनिन है, एक हमारा ग्वानिन है। और जो पिरिमिडिन होते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं, एक हमारा होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। जो डीएनए रहता है, अगर हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर हमारी साइटोसिन और थाइनिन हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करें तो वहां पे हमें साइटोसिन तो मिलेगा, लेकिन वहां पे थाइमिन की जगह हमें क्या मिलता है, यूरासिल, ठीक है। तो हमारे ये मेजरली जो पिरिमिडिन रहते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं, लेकिन आरएनए हो या फिर डीएनए तो हमें सिर्फ दो ही टाइप के मिलेंगे वहां पे। देन उसके बाद अटैच टू द शुगर थ्रू 9 ग्रुप। अब आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उसके अंदर जो हमारा ये बेस रहता है ये किसके साथ बाइंड करता है, ये हमारा करता है शुगर के साथ, ठीक है। अब बेस हमारे दो टाइप के हैं, एक प्यूरिन है और एक हमारा पिरिमिडिन है। तो ये जो बॉन्डिंग करता है शुगर के साथ वो नाइट्रोजन ग्रुप के साथ करेगा। मतलब जो ये बेस इनकी पेयरिंग होनी है, कोवलेंट बॉन्ड जो ये बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाते हैं, जो बेस होता है उसका नाइट्रोजन ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी यहाँ पे अगर हम प्यूरिन की बात करें तो यहाँ पे हमारे कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। तो ये जो पेयरिंग करेगा शुगर के साथ वो N9 के साथ करेगा। मतलब ये जो हमारा N9 होगा ये क्या करेगा, शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्यूरिन की बात करें तो हमारा कौन सा ग्रुप या फिर एटम हमारा इसमें इन्वॉल्व रहता है, हमारा N9, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा N9 है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व रहेगा या फिर एटम इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पर रहता है हमारा N1। तो जो हमारा प्यूरिन रहता है वो शुगर के साथ N9 के थ्रू बॉन्ड करेगा, और जो हमारा पिरिमिडिन रहता है वो हमारा N1 के थ्रू बॉन्ड करेगा। देन उसके बाद 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, जो हमारे प्यूरिन रहते हैं उनके अंदर हमारे 4 नाइट्रोजन रहते हैं, और इसके अंदर हमारे पिरिमिडिन के अंदर सिर्फ 2 ही हमारे नाइट्रोजन मिलेंगे। अब यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हमारी बेसिक प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। अब प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारा 6 पोजीशन के ऊपर, ये हमारी 6 पोजीशन थी, 6 पोजीशन के ऊपर अगर हमारा अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडेनिन। और इसका हम नाम भी क्या दे सकते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन, यानी कि हमारे 6 पोजीशन के ऊपर क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। दूसरा ग्वानिन की अगर हम बात करें तो ग्वानिन के अंदर क्या रहता है, हमारा 6 पोजीशन के ऊपर तो हाइड्रोक्सिल या फिर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो जाता है, सॉरी, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, अमीनो ग्रुप। तो इसका नाम भी हम देख सकते हैं 2 अमीनो, यानी कि सेकंड पोजीशन के ऊपर अमीनो, और जो हमारी 6 पोजीशन है वहां पे हमारा ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो गया, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, ठीक है। अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन के अंदर क्या रहता है, अगर हम साइटोसिन के लिए देखें तो यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन, और जो हमारा फोर्थ पोजीशन है वहां पे क्या अटैच हो गया, अमाइनो। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 ऑक्सो, सेकंड पे ऑक्सो हो गया, और 4 अमीनो पिरिमिडिन, ठीक है। यानी कि पिरिमिडिन के अंदर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो और फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया। देन उसके बाद अगर हम थाइमिन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, हमारा सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सो, फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी ऑक्सो, और जो फिफ्थ पोजीशन है वहां पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2,4 डाई ऑक्सो, यानी कि 2 और सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन, 5 मिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है। देन उसके बाद यूरासिल, यूरासिल क्या रहेगा, यूरासिल और थाइमिन के अंदर हमारा एक ही डिफरेंस रहता है, इसके अंदर ये जो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल था ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये क्या हो गया, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे 3 कंपाउंड थे, शुगर, बेस और फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, तो इसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले हमारे जो शुगर और बेस है ये दोनों जब अटैच करेंगे, ये दोनों आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमारे किसकी सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है। यानी कि शुगर प्लस बेस हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इनिशियली हमारे शुगर और बेस को हम न्यूक्लियोसाइड, और जब इसके साथ हमारा फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये तो हमारा हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज शो करेगा और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा बॉन्ड बनाते हैं ये कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो वहां पे हमारा 2' डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। ये हमारा हो गया शुगर,
ये हमारा कोई बेस, यहाँ पे एडेनिन हमने जैसे एग्जांपल ले रखा है, और ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो जब इनिशियली जो हमारा ये शुगर था, इसने बेस के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये हमारा किसकी सिंथेसिस कर देता है, जो ये हमारा कंपाउंड होगा ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब जब इसने आपस में बॉन्ड बनाए तो हमारा जो ये शुगर था, शुगर का हमारा कौन सा कार्बन इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, ये हमारा होता है कार्बन 1, यानी कि कार्बन 1 प्राइम। ठीक है, जो इसका फर्स्ट प्राइम कार्बन था वो क्या करेगा, बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो हमारा बेस था, अब यहाँ पे हमारा कौन सा है, एडेनिन है, एडेनिन यानी कि प्यूरिन, और प्यूरिन हमारा बेस के साथ, सॉरी शुगर के साथ किस एटम के थ्रू बॉन्ड बना रहा था, नाइट्रोजन 9 के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा ये बॉन्ड बनेगा शुगर और बेस के अंदर, तो वो हमारा किस किस को इन्वॉल्व करेगा, कार्बन, जो हमारा शुगर है उसका तो कार्बन नंबर 1, और जो हमारा बेस है उसका हमारा नाइट्रोजन 9। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। ठीक है, अब बीटा हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा था, बीटा शुगर था, और ये हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड है इसके अंदर एक तो हमारा कार्बन है और दूसरा हमारा नाइट्रोजन है, तो कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। अब यहाँ पे जब इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड जो यहाँ से तो OH, जो हमारा शुगर है उसने क्या डोनेट किया, OH, और जो ये बेस था उसने क्या दिया, हाइड्रोजन। तो ये आपस में क्या करेंगे, जब ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वहां पे हमारा H2O रिलीज होता है, तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्ट बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया इतना, न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है वो फर्दर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है इसके अंदर हमारा क्या है, एक हमारा ऑक्सीजन है, वैसे तो 3 ऑक्सीजन है, लेकिन जो हमारे 2 ऑक्सीजन है ये हमारे किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में, और एक हमारा यहाँ पे डबल बॉन्डेड है फॉस्फेट के साथ। एक हमारा ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पे, एक होता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, अब ये हमारा क्या हो गया था, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो किसके थ्रू बनाता है, ये हमारा होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या फिर हम इसको फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगल फॉस्फेट ग्रुप आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है यहाँ से तो H रिलीज होगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, OH, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे भी H2O रिलीज होगा। ठीक है, H2O रिलीज हो गया। अब जब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए तो ये हमारा बॉन्ड किसके थ्रू बन रहा है, इसके अंदर जो हमारा शुगर का जो कार्बन इन्वॉल्व रहेगा वो हमारा कौन सा होता है, कार्बन 5 प्राइम। जब यानी कि जो हमारा शुगर है वो बेस के साथ किस के थ्रू बॉन्ड करेगा, कार्बन 1 प्राइम, और जो फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट के साथ जो ये बॉन्ड बनाता है वो किसके थ्रू बनाता है, कार्बन 5 प्राइम के थ्रू। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और ये फर्दर क्या करेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में बॉन्ड बनाएगा, किसके थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, और एक हमारी लॉन्ग चेन या फिर फॉस्फो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर हम बात करें कि हमारा जब एडेनाइन था, जैसे कि यहाँ पे हमने एडेनिन का एग्जांपल ले रखा था, तो अगर ये एडेनिन है तो जब ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होगा कि ये जब शुगर के साथ अटैच होगा, तो जब ये शुगर के साथ अटैच हो जाता है तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन। जब हमारा एडेनिन है वो हमारा, अगर हम डीएनए की बात करते हैं पहले, तो डीएनए के अंदर ये किसके साथ करेगा, एडेनिन हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, सॉरी राइबोज के साथ, डीऑक्सी राइबोज के साथ। तो जब इसने डीऑक्सीराइबोज के साथ बॉन्ड बनाया तो उसको हमने, जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो उसको हमने क्या नाम दे दिया, डीऑक्सी एडेनोसिन। और जो हमारा आरएनए के अंदर रहता है, आरएनए के अंदर ये किससे बाइंड करता है, राइबोज के साथ, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एडेनोसिन। यहाँ पे हमारा डीऑक्सी हो गया, यहाँ पे हमारा डीऑक्सी नहीं है क्योंकि आरएनए के अंदर तो हमारा राइबोज शुगर था। दूसरी तरफ अगर हम ग्वानिन की बात करें तो ये क्या, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, सॉरी न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, ग्वेनोसिन। और डीएनए के अंदर ये कौन सा बनाएगा, डीऑक्सी ग्वेनोसिन। साइटोसिन हमारा बनाएगा साइट्रीन, और यहाँ पे हमारा बना देता है डीऑक्सी साइट्रीन। यूरासिल, यूरासिल हमें सिर्फ आरएनए के अंदर मिलेगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, यूरिडीन। और डीएनए के अंदर तो ये हमें मिलता ही नहीं। दूसरा अगर हम थाइमिन की बात करें तो ये हमें आरएनए के अंदर तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन, या फिर हम इसको थाइमिडीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा
आरएनए के अंदर तो थाइमिडिन बन ही नहीं रहा ना, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको थाइमिडिन भी बोल सकते हैं या फिर डिऑक्सीथाइमिडिन भी बोल सकते हैं। फर्दर क्या करेगा, ये तो हमारे क्या हो गए न्यूक्लियोसाइड। अब जब ये हमारा फर्दर फोस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सिंगल फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जब हमारा फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और उसको अगर एडेनिन पे हमारा बेस इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारा मोनोफॉस्फेट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा एडेनिन इन्वॉल्व है तो वो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगी वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से ग्वानिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, तो ये हमारे सारे इसी तरीके से बन जाएंगे। अब क्या किया हमने कि हमने अलग अलग एक न्यूक्लियोटाइड की तो फॉर्मेशन कर दी। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड थे, जैसे कि एक हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया और एक हमारा ये वाला न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि इनकी एक सिंगल चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमारा कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। जो हमारा शुगर और फॉस्फेट के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बना था वो हमारा कौन सा था, फॉस्फोएस्टर। और जो इन दोनों के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है वो हमारा कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा शुगर था और ये हमारा किस टाइप है, क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, डीऑक्स टू डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो जो ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसका जो 3 प्राइम वाला जो हमारा कार्बन रहता है, ये हमारा 3 प्राइम है। इसका जो OH ग्रुप है, अभी हमने जैसे कि स्टार्टिंग में जब पढ़ा था ना, तो ये हमारा 3 प्राइम के ऊपर तो क्या रहता है, यहाँ पे OH रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा OH रहता है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, OH होगा। ये जो OH है हमारा 3 प्राइम वाला, ये क्या करेगा, जो हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो हमारा फॉस्फेट है of one nucleotide and the phosphate attached to the 5 hydroxyl of the another nucleotide, जो हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो OH है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो OH था ये अगर रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिंगल ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये वाली फॉर्मेशन हो जाती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट बच गया। अब इनिशियली अगर हम किसी एक एंड की बात करें, ये हमारा कोई एंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा कोई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है। अब जहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे क्या हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो जाता है, तीसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो ये हमारा बिल्कुल जो इन्वॉल्व हो रहा है फॉस्फेट, जो हमारा एक एंड है वहां पे हमारा जो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। इनिशियली यहाँ पे क्या था हमारा कि हमारे दो नेगेटिव चार्ज थे इसके पास। अब यहाँ पे एक तो हमारा इन्वॉल्व ही हो गया बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा ये वाला है ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या रह जाता है, हमारा सिंगल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां पे जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये भी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारा एक नेगेटिव चार्ज हो गया। और जो ये हमारा बिल्कुल एंड वाला मिलेगा हमें, इसके अंदर तो हमारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व भी रहेगा, ये तो हमारा फ्री है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कितना मिलेंगे, 2। तो अगर हम यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज देखें तो हमारा कितना आ जाता है, -4। यानी कि हमारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें हम +1 करके टोटल नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नेट नेगेटिव चार्ज। और वो भी किस पीएच के ऊपर, पीएच 7 के ऊपर। जो ये हमने लिखे है ना, जो नेगेटिव चार्ज रहते हैं वो पीएच 7 के कंसर्न में है, ठीक है। मेजरली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो पीएच 7 के रिगार्डिंग ही आते हैं, तो कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जब चेन हो रही है तो ये फर्दर आगे सोच करके चलते हैं कि ये मल्टीपल यहाँ पे अटैच हो गए, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमारा जो सबसे ऊपर वाला होगा ये एक एंड होगा, तो यहाँ पे हमें जो ये 5 प्राइम वाला, यानी कि जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड था जो हमारा अटैच हुआ था यहाँ पे, तो ये हमारा किसके साथ अटैच था, 5 प्राइम के साथ, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये फॉस्फेट वाला था, तो ये हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि ये 5 पोजीशन के साथ अटैच था।
अब ये हमारा क्या रहेगा, जब भी हम चैन बनाएंगे तो एक कहीं ना कहीं जाके ये एक एंड के ऊपर तो हमारा फ्री रहेगा, यानी कि ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं 5 प्राइम एंड। ठीक है, और जो हमारा ये 3rd प्राइम वाला है, अब इसी तरीके से जब ये लास्ट वाला हमारा यहाँ पे आएगा कोई न्यूक्लियोटाइड, तो वो भी वहां पे किसी फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो उसमें ये क्या करेगा, जो हमारा ये OH ग्रुप होगा तो ये हमारा यहाँ पे फ्री मिलेगा हमें, और ये हमारा किस पोजीशन के ऊपर था, 3 प्राइम के ऊपर, तो इसीलिए ये हमारा एंड कौन सा हो जाता है 3 प्राइम। तो इसीलिए जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होती है वो हमारी एक पोलर स्ट्रक्चर रहेगी, यानी कि उसके जो दो एंड होंगे वो अलग अलग नेचर के रहेंगे। जो हमारा एक ऊपर वाला एंड रहता है वो हमारा कौन सा होता है 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और एक हमारा 3 प्राइम एंड रहेगा, और ये हमारा इसके ऊपर क्या अटैच होता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसीलिए जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसको हम किस पोलैरिटी में लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या फिर इसको हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई थी तो वहां पे हमने क्या किया था, एक हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हमारे हेलिक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन की थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी वो हमारी दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ आपस में जब बॉन्ड बनाएगी तो वो क्या करेगी, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या हो जाता है, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। ठीक है, और एक हमारी दूसरी वाली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। तो ये आपस में जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो वो किसके थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, बेसिस के थ्रू। और इनके बीच में जो ये दो बेस है, जैसे कि एक हमारा इस चेन का बेस हो गया, दूसरा हमारा इस चेन का बेस हो गया, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाउंड अराउंड ईच अदर इन ए राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो हमारे मेजरली डीएनए रहते हैं वो हमारे किस टाइप के रहते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के। तो ये जो हमारे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी ये आपस में क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। देन उसके बाद द टू चेन आर एंटी पैरेलल सो अपोजिट पोलैरिटी व्हिच मींस दैट द two strand are oriented in opposite direction. One chain is 5 prime to 3 prime and another one is 3 prime to 5 prime. इसका मतलब क्या है कि अभी हमने जैसे बताया था ना कि हमारा जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन रहती है उसके अंदर हमारी एक पोलैरिटी शो होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक हमारी ये वाली डायरेक्शन हो गई, और एक हमारी यहाँ पे क्या रहता है ये। अब जो दूसरी चेन है उसके अंदर इसके अपोजिट हमारे स्ट्रैंड रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा कौन सा फ्री था 3 एंड फ्री था, यहाँ पे हमें दूसरी चेन के अंदर कौन सा मिलेगा 5 प्राइम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा होगा 3 प्राइम। तो अगर हमारी जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन है उनकी जो पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो पहला हमारा किस डायरेक्शन में है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसीलिए ये जो हमारे स्ट्रैंड रहते हैं वे आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये दोनों जो क्या करेंगे अपोजिट पोलैरिटी भी शो कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम था और ये हमारा कौन सा है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये इनकी जो पोलैरिटी भी रहेगी वो अलग अलग रहती है। फर्दर उसके बाद दैट सुगर फॉस्फेट बैकबोन आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच विद द बेसिस ओरिएंटेड आउट टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस। अगर हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखें यहाँ पे, तो जो हमारे आउटसाइड है, आउटसाइड हमें क्या मिल रही है सुगर फॉस्फेट की बैकबोन मिल रही है, और जो अंदर की तरफ है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे बेसिस मिल रहे हैं। देन उसके बाद the base in each of the two polynucleotide chain are bounded together by the hydrogen bond, A bound with the T यानी कि adenine bound with the thymine by 2 hydrogen bond and guanine bound with the cytosine by 3 hydrogen bond, which means that bases are bound with the complementary base pairing। अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे दो polynucleotide chain है उनके बीच में आपस में जो दो बेस रहेंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो ये पेयरिंग रहती है इनके बीच में या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो रैंडम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे कि यूं नहीं होता कि हमारा एडेनिन है वो हमारा किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि थाइमिन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ग्वानिन के साथ भी या फिर साइटोसिन के साथ भी, ऐसा नहीं रहता। ये हमारा प्री डिसाइडेड रहता है कि जैसे हमारा जो एडेनिन होगा वो हमारा सिर्फ थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है और वो भी क्या बनाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हमारे ग्वानिन रहता है वो हमारा सिर्फ साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है और वो भी कौन सा आता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देन उसके बाद
द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.32 नैनोमीटर और 3.2 एंगस्ट्रॉम। अभी जो हमारे दो बेस पेयर है, एक हमारा ये वाला बेस पेयर हो जाता है, एक हमारा ये बेस पेयर है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो हमें कितना मिलता है 0.32 नैनोमीटर, या फिर हम इसको 3.2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। अभी कई स्टैंडर्ड बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो ये डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। डिफरेंस क्या रहेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न है, जैसे कि एक यहाँ पे ये पूरा टर्न हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे टोटल बेस पेयर इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे हो जाते हैं 10 बेस पेयर। ठीक है, अब अगर हम मान के चलते हैं कि हमने डिस्टेंस लिया है 3.2, अगर हम स्टैंडर्ड बुक को लेके चलते हैं जिसके अंदर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.32 नैनोमीटर। अब इसके अंदर जो हमारे एक टर्न के अंदर जो बेस पेयर इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे कितने होते हैं 10.5, यानी कि जहां पे आपको 0.32 नैनोमीटर देखने को मिलेगा, वहां पे एक बेस पेयर के एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर देखने को मिलेंगे 10.5। तो इसीलिए जो हमारा पूरा टर्न है इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी ये 3.2 नैनोमीटर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3.4 नैनोमीटर, और ये हमारा क्या हो जाता है 3.34 एंगस्ट्रॉम। अगर दूसरी तरफ पर हम किसी बुक की बात करें जहां पे हमें जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो जिस बुक के अंदर आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस मिलेगा, वहां पे आपको पर बेस पेयर पर टन कितने मिलेंगे 10 बेस पेयर। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टन के अंदर जो हमारा टोटल डिस्टेंस रहता है वो 34 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, जो हमारा डायमीटर रहता है, जो ये पूरा टर्न हो गया इसके अंदर जो डायमीटर रहेगा इस हेलिकल स्ट्रक्चर का वो कितना रहता है 2 नैनोमीटर। ठीक है, रेडियस अगर देखें तो वो हमारा कितना होगा 1 नैनोमीटर। देन उसके बाद बिकॉज ऑफ द अनइक्वल स्पेसिंग ऑफ द टू सुगर फॉस्फेट बॉन्ड मेजर एंड माइनर ग्रुप आर फॉर्म्ड इन द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। जो हमारी यहाँ पे सुगर फॉस्फेट की अनइक्वल बॉन्डिंग रहती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है अनइक्वल स्पेसिंग रहती है, और उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे मेजर और माइनर ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेस टेकिंग। अब ये जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो मेजरली दो बॉन्ड के थ्रू स्टेबल रहता है हमारा, पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हमारा होता है बेस टेकिंग। देन उसके बाद द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक वाइल द बेस आर हाइड्रोफोबिक। जो हमारी ये बैकबोन रहती है सुगर फॉस्फेट की वो हमारी किस नेचर की होती है हाइड्रोफिलिक, और जो हमारे बेसिस रहते हैं वो किस नेचर के होते हैं हाइड्रोफोबिक। और डीएनए के ऊपर जो नेट चार्ज रहता है वो हमारा कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज, और वो किसकी वजह से रहता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अभी देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा डीएनए रहता है वो मेजर 3 टाइप का मेजरली हमारा रहता है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। इसमें से सबसे जो कॉमन हमारा डीएनए होता है वो हमारा बी डीएनए रहता है। तो अगर आपको कहीं पे कोई डीएनए का टाइप ना दिया हो तो वहां पे हम बी डीएनए को बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। अब इनके अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो हमारा ए डीएनए है उसका ओवरऑल प्रोपोर्शन कैसा रहता है शॉर्ट एंड ब्रॉड, बी डीएनए हमारा लॉन्गर एंड थिनर, और जो हमारा जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है लिमिटेड एंड स्लिम। राइज पर बेस पेयर यानी कि दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस अगर हम बताएं तो वो हमारा कितना रहता है, ए डीएनए के अंदर हमारा होता है 2.3 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए के अंदर हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जेड डीएनए के अंदर 3.8 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम हेलिक्स डायमीटर की बात करें तो वो ए डीएनए के अंदर हमारा कितना होता है 25.5 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए के अंदर 23.7 और जेड डीएनए के अंदर 18.4 एंगस्ट्रॉम। अब हेलिक्स रोटेशन सेंस यानी कि जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की रोटेशन शो करता है, वो हमारा ए डीएनए होता है हमारा राइट हैंडेड, बी डीएनए भी हमारा राइट हैंडेड, और जो हमारा जेड डीएनए होता है वो हमारा कैसा होता है लेफ्ट हैंडेड। देन उसके बाद बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट, यानी कि जब ये जो बेस पेयर हेलिकल स्ट्रक्चर इनकी फॉर्मेशन हो रही थी तो वैसे में क्या मिलता है कि अगर हम ए डीएनए की बात करें या फिर सॉरी बी डीएनए की, दोनों की अगर हम बात करें ए और बी की, तो उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया, तीसरा हमारा यहाँ, तो यानी कि हर एक जो हमारा अलग अलग बेस पेयर है वो अलग अलग जगह पे हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कि बेस पेयर पर हेलिकल रिपीट, यानी कि जब वो रिपीटेशन हो रही थी तो वहां पे हमें एक ही बेस पेयर ऐसे देखने को मिल रहा था ना, एक हमारा यहाँ पे मिल रहा था, एक यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं जेड डीएनए की तो उसके अंदर हमारे बेस पेयर पर हेलिकल रिपीट कितना रहता है 2। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमारा एक डिफरेंस हो गया, जेड डीएनए एक हमारा लेफ्ट हैंडेड था, बाकी जो हमारे है वो राइट हैंडेड थे। और यहाँ पे हमें जो बेस पेयर पर हेलिकस रिपीट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2। देन उसके बाद बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिकस, यानी कि एक हेलिकल टर्न जब होगा कंप्लीट तो उसके अंदर हमारे कितने बेस पेयर होंगे, ए डीएनए के अंदर हमारे अप्रोक्स 11, बी के अंदर हमारे कितने होते हैं 10 और जेड के अंदर कितने होंगे 12। देन उसके बाद अगर हम बात करें रोटेशन पर बेस पेयर, यानी कि जब हमारा एक बेस पेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक बेस पेयर जब होगा तो उसके अंदर हमारी कितनी रोटेशन हो जाती है, कितनी डिग्री की रोटेशन रहती है। तो एडीएनए के अंदर एक बेस पेयर, क्योंकि टोटल जो हमारी रोटेशन होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे टोटल एक हेलिकस या फिर एक पूरे कंप्लीट टर्न के अंदर हमारे कितने बेस पेयर है 11, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 33.6। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बी डीएनए के लिए, तो यहाँ पे हमारे टोटल जो टर्न रहेगा वो कितना डिग्री का रहेगा, यहाँ पे भी 360 का ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे टोटल बेस पेयर कितने होते हैं एक टर्न के अंदर 10, तो हमारा जो एक टर्न होगा, दो बेस पेयर है उसके अंदर हमारा जो टर्न आएगा वो कितना का होगा 360 का, अराउंड 360, यानी कि 350.9 या फिर 360 हम बोल सकते हैं इसको। देन उसके बाद जेड डीएनए की अगर हम बात करें, अभी हमने बताया ना कि इसके अंदर हमारे दो बेस पेयर एक साथ ही मिलते हैं हमें। ठीक है। तो कंप्लीट टर्न हमारा कितने का रहता है 360 का, और इसके अंदर हमारे टोटल कितने बेस पेयर रहते हैं एक टर्न के अंदर, वो हमारे होते हैं 12। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें दो बेस पेयर इकट्ठे मिलते हैं तो इसीलिए हम इसको कितने बेस पेयर पेयर मान सकते हैं, 6 पेयर मान लेंगे। तो अगर हमारे दो बेस पेयर, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो टर्न आएगा वो दो बेस पेयर के लिए कितना होगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो बेस पेयर हमें इकट्ठे देखने को मिलते हैं तो इसीलिए हमारा ये कितना हो जाता है 60 डिग्री बेस पर टू बेस पेयर। देन उसके बाद टिल्ट ऑफ द बेस नॉर्मल टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो हमारा डीएनए की फॉर्मेशन होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, तो उसके अंदर जो टिल्ट होगा यानी कि जो एक एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनता है पर बेस पेयर। ए डीएनए के अंदर हमारा प्लस 90 डिग्री, बी के अंदर हमारा -1.2 और हमारा जो जेड डीएनए होता है उसके अंदर हमारा -9 डिग्री का। अब मेजर ग्रुप जो बनते हैं यहाँ पे, ए डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रुप रहेंगे वो हमारे कैसे होंगे, नैरो एंड डीप, बी डीएनए के अंदर वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ, और जेड डीएनए के अंदर जो हमारा मेजर ग्रुप होगा वो कैसा होगा, फ्लैट एंड। दूसरा अगर हम माइनर ग्रुप की बात करें तो ए डीएनए के अंदर ये हमारे ब्रॉड एंड शैलो, बी के अंदर हमारे नैरो इंटरमीडिएट डेप्थ, और जो जेड डीएनए होता है उसके अंदर ये नैरो एंड डीप रहेंगे। देन उसके बाद ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कॉन्फर्मेशन, जो हमारे ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि जो हमारे शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसके भी हमारे टाइप रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना याद रख सकते हो कि जो एडीएनए है उसके अंदर जो ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमारी एंटी टाइप की रहती है, बी के अंदर भी एंटी होगी, और जो जेड डीएनए रहता है वहां पे हमें पिरिमिडिन की जगह, जहाँ पे पिरिमिडिन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वहां पे हमें एंटी टाइप का, और जो हमारे प्यूरिन रहेंगे वहां पे हमें सिन टाइप का मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम शुगर पक्कर की कॉन्फर्मेशन की बात करें, जो हमारा शुगर रहता है उसकी एक पकरिंग कॉन्फर्मेशन रहती है, तो एडीएनए के अंदर वो कैसी होगी C3 एंडो, बी के अंदर कैसी होगी C2 एंडो, और जो हमारा जेड डीएनए है उसके अंदर हमें कैसे मिलेगी C2 एंडो तो मिलेगी पिरिमिडिन के लिए, और C3 एंडो में मिलेगी प्यूरिन के लिए। ठीक है। ये जो हमारी कन्फर्मेशन की जो टाइप है ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक हमारा आता है यहाँ पे शार्गफ रूल। शार्गफ रूल क्या होता है, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द बेसिस। अभी हमने जैसे कि बेसिस के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो ए होता है वो हमारा टी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो हमारा ग्वानिन रहता है वो हमारा साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इनके बीच में जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था वो किसने दिया था, शार्गफ ने, और उसको हम क्या कहते हैं शार्गफ रूल। तो जो हमारा शार्गफ का फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ डीएनए बेस जनरली वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, यानी कि जो हमारी ओवरऑल कंपोजिशन रहती है बेसिस की। अभी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो टी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। तो जो हमारी जितने हमारे ए के नंबर होंगे उतने ही हमारे क्या मिलेंगे टी के नंबर, और जितने हमारे सी के नंबर होंगे उतने हमें क्या मिलेंगे साइटोसिन के नंबर। लेकिन जो हमारी ये कंपोजिशन है कि हमारे ए और टी के कितने परसेंट है, जैसे कि अगर हमारे ए और टी के किसी एक स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज 1 के अंदर ए और टी की हमारी कंपोजिशन 40% है, तो हमारी स्पीसीज 2 के अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे इसके अंदर भी 40% मिले, ये क्या पता हमारे यहाँ पे 75% हो। तो इसीलिए जो हमारा बेस कंपोजिशन है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। देन उसके बाद
DNA specimen isolated from different tissue of the same species possess the same base composition। अगर हम एक ही स्पीसीज की बात करें या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर जो बेस कंपोजिशन मिलता है वो हमें अप्रोक्सीमेटली सेम टाइप का ही मिलेगा, सेम कंपोजिशन मिलेगी। देन उसके बाद the base composition of DNA in a given species does not change with the organism age, changes in environment and nutritional state। अब जो हमारी एक स्पीसीज की अगर हम बात करें या फिर एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारा जो बेस कंपोजिशन है वो यूं नहीं है कि एज के साथ या फिर टाइम के साथ वो हमारा चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। जो हमारा बेस कंपोजिशन इनिशियली रहता है उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत हमारा म्यूटेशन के थ्रू चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर वो अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम ही रहता है। ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ द एडेनिन बेसिस इज इक्वल टू द थाइमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू द ग्वानिन। अभी हमने जैसे बताया ना कि हमारा जो ए है वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो करता है, थाइमिन के साथ, और जो हमारा ग्वानिन रहता है वो हमारा साइटोसिन के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जितने भी एडेनिन होंगे उतने ही हमें क्या मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की अगर जहाँ पे एडेनिन है वो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, थाइमिन के साथ ही बनाएगा। तो जितने हमें एडेनिन मिलेंगे उतने हमें क्या मिलेंगे, थाइमिन मिलेंगे, और जितने हमारे साइट ग्वानिन होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, साइटोसिन मिलेंगे। देन उसके बाद जो हमारे प्यूरिन है वो हमारे हमेशा पिरिमिडिन के इक्वल रहते हैं। अभी जैसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने बताया कि जो हमारे एडेनिन है वो हमारे किसके इक्वल रहते हैं, थाइमिन के इक्वल, और जो हमारे ग्वानिन है वो हमारे किसके इक्वल रहते हैं, साइटोसिन के इक्वल। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे ये किसके इक्वल होंगे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो अगर हम ए प्लस जी करें और सी प्लस टी करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, और जो हमारा ए और जी है वो हमारे क्या होते हैं, प्यूरिन, और जो हमारे ये दोनों है वे हमारे क्या होते हैं, पिरिमिडिन। तो किसी भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जितने हमारे प्यूरिन मिलेंगे उतने हमें क्या मिलेंगे, पिरिमिडिन मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे, क्योंकि इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ ए प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीसीज। अभी हमने जैसे बताया था ना कि जो हमारी बेस कंपोजिशन है जैसे कि ए प्लस टी है और जो हमारी सी प्लस जी है वो हमारी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर हमारी सेम रहती है, लेकिन स्पीसीज टू स्पीसीज वो वेरी भी करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी रेशो रहती है इनकी, अगर हम इनकी रेशो की बात करें, जैसे कि ये अगर हमारा ए प्लस टी है वो हमारा 40% है। ठीक है, और जो हमारा जी सी प्लस जी है वो है हमारा 60%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें इनकी तो वो कितनी आएगी, 40 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारा हो जाएगा 0.66। तो ये जो हमारी रेशियो रहती है वो हमारी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि यूं नहीं है कि बिल्कुल ही इतनी रहेगी, लेकिन अप्रोक्सली वो यहाँ पे सेम ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहती है, 1.67, कौन के अंदर कितनी रहती है, 1.04, ड्रोसोफिला के अंदर 1.22, यूलेना न्यूक्लियस के अंदर हमें 0.88 और एस्कर्सिया कोलाई के अंदर 1.0। अब यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाली है वो किसके लिए निकाली है, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी के लिए। ठीक है, अब कहीं पे आपको क्या मिलेगा, किसी क्वेश्चन के अंदर ये आपको चेंज करके दे देंगे, जैसे कि सी प्लस जी और ए प्लस टी दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी अभी 1.67 आ रही थी वो हमारी चेंज हो गए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.67 कब आ सकती है हमारी, जब हमारा 5 डिवाइडेड बाई 3 ये रेशो हो, तो ये यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60%, या फिर हमारा जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है, उसके अलावा एक और आपको कंफ्यूजन के लिए क्या कर सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे ए प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी के लिए देखा है, लेकिन कई बार आपको क्या करेंगे कंफ्यूजन के लिए ए प्लस जी और सी प्लस टी दे देंगे और इसकी रेशो के लिए पूछेंगे। ठीक है, ये हमारी रेशो हमेशा एक ही रहेगी, 1 के इक्वल ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, प्यूरिन है, और ये हमारे दोनों क्या है, पिरिमिडिन है। तो हमने बताया ना प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, तो ये दोनों कैंसिल आउट करके हमारे किसी भी स्पीसीज के अंदर, ऐसा नहीं है कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, ये हमने बताया ये हमारा यूनिवर्सल है। ये क्या रहेगा, हमारा प्यूरिडिन हमेशा पिरिमिडिन के इक्वल रहते हैं, तो इसीलिए इनकी जो रेशियो आएगी वो हमारी क्या रहेगी, हमेशा 1 के इक्वल रहेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डीएनए की केमिस्ट्री या फिर केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के डेली लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।